कहानी की शुरुआत में हम साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर के ऊपर एक बहुत बड़े एलियन शिप को देखते हैं जो कि 3 महीनों से ऐसे ही हवा में लटका हुआ है। पर अजीब बात ये थी कि अब तक ना तो इस शिप से कोई एलियन बाहर आया था और ना ही कोई हलचल हो रही थी, जिसे देखकर वहाँ की सरकार ने एक फैसला किया कि वह लोग इस शिप के एक हिस्से को काट कर उसके अंदर जांच करेंगे ताकि उन्हें पता चले कि ये शिप कहाँ से और क्यों आया है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इस स्पेस शिप पर थी और उनके मन में एक ही सवाल था कि आखिर इस शिप के अंदर क्या है। जब रिसर्च टीम उस शिप को काट कर उसके अंदर जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर वह दंग रह जाते हैं, क्योंकि शिप के अंदर लाखों की संख्या में एलियंस थे जो भूख और प्यास के चलते काफी बीमार और बहुत कमजोर हो चुके थे, जिन्हें देखकर लोगों को उन पर तरस आता है। इसलिए वहाँ की सरकार ने उस शिप के ठीक नीचे बड़े इलाके में उन एलियंस को रहने के लिए एक टेम्पररी कैंप बनाया और हेलीकॉप्टर की मदद से उन सभी एलियंस को वहाँ लाया गया, जहाँ उन्हें खाने पीने की सभी सुविधाएं उपलब्ध की गई। लेकिन गवर्नमेंट ने यह नहीं सोचा था कि आगे उन एलियंस का क्या किया जाएगा, इसलिए वे एलियंस इस इलाके में ही बस गए और धीरे धीरे अपनी आबादी को और बढ़ाने लगे, जिससे आगे चलकर वह इलाका एलियंस की एक बड़ी बस्ती में तब्दील हो गया और उसे डिस्ट्रिक्ट 9 के नाम से जाना जाने लगा। कई वैज्ञानिकों का मानना था कि अब ये एलियंस कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनके शिप की कोई चिप खराब हो गई है और उसे ठीक करना इंसान के बस की नहीं है। लेकिन वहीं कुछ रिसर्च एनालिसिस का मानना था कि धरती पर कब्जा करने की यह एलियंस की कोई चाल भी हो सकती है, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने एलियन स्पेस शिप के एक बड़े हिस्से को नीचे गिरते हुए देखा था, जो शायद शिप का कमांड सेंटर था जहां से शिप को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन नीचे आने के बाद वह कमांड सेंटर कहां गायब हो गया किसी को पता नहीं चला और आज तक वहां की सरकार उसे ढूंढ नहीं पाई। साथ ही सरकार को एलियंस के पास से कई हथियार भी मिलते हैं जिसे वह अपने प्लेनेट से लेकर आए थे। ऐसे ही धरती पर उन एलियंस को 20 साल बीत जाते हैं और अब धीरे धीरे इन एलियंस का आतंक धरती पर बढ़ना शुरू हो जाता है और वो लोगों को परेशान करने लगते हैं। खाने की तलाश में वे शहरों में भी घुस जाते थे और इंसानों का फैलाया कचरा, जूते और यहाँ तक कि गाड़ियों के टायर भी खा जाते थे। साथ ही वे एलियंस लोगों के पैसे और मोबाइल फोन्स जैसी चीजें भी चुरा लेते थे, जिसके कारण वह इंसानों के लिए एक सिरदर्द बन चुके थे। और 20 सालों तक उन्हें झेलने के बाद लोग सरकार से एलियंस को शहर से दूर भगाने की मांग करते हैं, जिसके बाद वहाँ की सरकार उन एलियंस को शहर से दूर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने का फैसला करती है और इस मिशन की जिम्मेदारी MNU कंपनी को सौंपती है, जो हथियार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। इसके बाद MNU की टीम एलियंस के लिए शहर से दूर एक नया कैंप तैयार करती है ताकि वहां उन एलियंस को रख सके। लेकिन इतने सारे एलियंस को वहां शिफ्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, इसीलिए MNU का चीफ इस मिशन को पूरा करने का कमांड विकस नाम के एक ऑफिसर को देता है। विकस MNU में एलियन अफेयर्स के तौर पर काम करता था, जिसमें उनकी टीम एलियंस से संपर्क करके उनसे बातचीत किया करती थी, इसलिए विकस को एलियंस की भाषा भी अच्छी तरह से समझ आती थी। विकस उसी वक्त हाई सिक्योरिटी फोर्स के साथ डिस्ट्रिक्ट 9 इलाके में पहुंचता है, क्योंकि वहां उसे एलियंस को नोटिस भेजना था कि वह लोग उन्हें यहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके लिए उसे एलियंस के दस्तखत चाहिए थे। विकस सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जब गाड़ी से बाहर निकलता है तो उन्हें देखते ही सारे एलियंस में भगदड़ मच जाती है और वह सभी अपनी अपनी झोपड़ियों में जाकर छुप जाते हैं। इसी दौरान एक एलियन सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी के टायर को खाने लगता है और जब एक सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह एलियन उसे जोर से लात मारता है, जिससे उस सोल्जर का हाथ धड़ से अलग हो जाता है। विकस फिर भी शांत रहता है, क्योंकि उसे इन एलियंस के आक्रामक स्वभाव के बारे में अच्छी तरह से पता होता है। जिसके बाद विकस एलियन के पास दस्तखत लेने जाता है, लेकिन वह एलियंस यहाँ से नहीं जाना चाहते, इसलिए वह विकस पर गुस्सा हो जाते हैं। मगर फिर भी विकस उन्हें कैट फूड का लालच देकर कुछ एलियंस से दस्तखत करवा लेता है, क्योंकि उन एलियंस को कैट फूड काफी पसंद होता है। वही डिस्ट्रिक्ट 9 में गवर्नमेंट ज्यादा दखल नहीं देती है, इसलिए वहाँ गुंडागर्दी और गैर कानूनी काम ज्यादा होते हैं, जहाँ ओबे सांजो नाम का एक खतरनाक नाइजीरियन अपराधी वहां अपनी गैंग के साथ मिलकर पैसे और कुछ कीमती चीजों के बदले एलियंस को मीट और बाकी खाने की चीजें बेचा करता था। इसी वजह से ये एलियंस लोगों से पैसे और उनके कीमती चीजों को छीन लेते थे ताकि उनसे वह खाना खरीद सके। इन एलियंस को कैट फूड इतना पसंद था कि उसके बदले वे ओबे सांजो को अपने हथियार भी दे देते थे, लेकिन ये हथियार इतने एडवांस तरीके से बनाए गए थे कि उन्हें एलियंस के अलावा कोई नहीं चला सकता था और ऐसे हथियार सरकार के पास भी होते हैं जो उन्होंने एलियन से बरामद किए थे। MNU दुनिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी थी जो इन हथियारों का इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए वो इन एलियंस के हथियारों पर रिसर्च कर रहे होते हैं। वही विकस जब एक एलियन की झोपड़ी को खोलता है तो उसके अंदर ढेर सारे एलियंस के अंडे होते हैं, जहां उन्होंने जानवरों के गोश्त को भी लटका रखा होता है जो पाइप के जरिए उन अंडों से जुड़े होते हैं ताकि उन गोश्त से एलियंस के बच्चों को न्यूट्रिशन मिलता रहे। मगर एलियंस को यहाँ बच्चे पैदा करना
गैर कानूनी होता है, इसलिए विकस एलियन पॉपुलेशन कंट्रोल टीम को बुलाकर उन अंडों में आग लगवा देता है। दूसरी तरफ हम क्रिस्टोफर नाम के एक एलियन को देखते हैं जो अपने एक छोटे बच्चे और अपनी पत्नी के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक के कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी वह छोटा बच्चा एक मशीन का गोल पार्ट ढूंढ लेता है और अपने डैड को देता है। उस पार्ट को देखकर उसके डैड काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सब अपनी झोपड़ी में आते हैं जहाँ पर इन्होंने एक लैब बना रखी होती है और वो वहाँ पर कुछ आविष्कार कर रहे होते हैं। क्रिस्टोफर उस पार्ट को खोलता है जिसके अंदर से कुछ लिक्विड निकलता है जो पाइप के थ्रू उनकी बनाई हुई मशीन में जाता है, जिसमें से एक और बूंद निकलकर एक छोटे से डिवाइस के चैम्बर में गिरती है और उसमें लाइट जल जाती है। क्रिस्टोफर अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे 20 साल लग गए इसे बनाने में। वे लोग उस ब्लैक लिक्विड की मदद से अपने किसी बड़े मकसद को अंजाम देने की फिराक में थे, मगर तभी विकस अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है, जिससे क्रिस्टोफर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वह ब्लैक फ्लूइड से भरे उस डिवाइस को उसी झोपड़ी में छुपा देता है और अपनी पत्नी को दरवाजा खोलने के लिए भेजता है। जब क्रिस्टोफर की पत्नी दरवाजा खोलती है तो विकस उसे बाहर आने के लिए कहता है, मगर क्रिस्टोफर की पत्नी विकस और उसकी टीम को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिससे विकस को उस पर शक होने लगता है। एमएनयू की टीम बंदूक के बल पर क्रिस्टोफर की पत्नी को घर से बाहर निकालती है, जिसके बाद विकस उस झोपड़ी की तलाशी लेने लगता है। इसी दौरान उसे वह लैब दिखाई देती है, जिसे देखकर विकस हैरान रह जाता है और उस लैब की अच्छे से छानबीन करने लगता है। तभी एक बक्से में उसे वह ब्लैक फ्लूइड से भरा वह डिवाइस भी मिल जाता है और जब वह उसे चेक कर रहा होता है तभी उस डिवाइस का बटन गलती से दब जाता है, जिससे वह लिक्विड सीधा स्प्रे होकर विकस के चेहरे पर गिरता है, जिसके बाद उसे तेज खांसी होने लगती है। विकस तुरंत अपने चेहरे को साफ करता है, तब उसे थोड़ी राहत मिलती है। वह उस डिवाइस को जब्त करके एमएनयू की लैब में भिजवा देता है। साथ ही उसे उस झोपड़ी में ढेर सारे हथियार भी मिलते हैं। विकस बाहर जाकर क्रिस्टोफर की पत्नी से इतने सारे हथियार रखने की वजह पूछता है, लेकिन तभी क्रिस्टोफर की पत्नी विकस की टीम पर हमला कर देती है और जब विकस उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह विकस के हाथ पर जोरदार वार करके उसे दूर फेंक देती है। तभी हेलीकॉप्टर से नजर रख रही सिक्योरिटी टीम क्रिस्टोफर की पत्नी को शूट करके मार देती है। इस हादसे में विकस का हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिसके बाद वह अपने हाथ पर मरहम पट्टी करवा लेता है। अब अगले दिन जब विकस अपने ऑफिस में होता है तो उसकी एक उंगली का नाखून निकल जाता है। ये देखकर वह काफी घबरा जाता है और तुरंत वॉशरूम में चला जाता है, मगर तभी वहाँ पर उसका एक और नाखून निकल जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है और वह काफी डर जाता है। इसके बाद जब वो रात को अपने घर जाता है तो वहाँ पर उसकी वाइफ ने उसकी प्रमोशन की खुशी में एक पार्टी रखी होती है, पर विकस की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और जब वह केक को काटने जाता है तभी उसके मुंह से सेम वैसा ही लिक्विड निकलने लगता है जैसा उस दिन गलती से उसके चेहरे पर गिर गया था और वो वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ देर बाद जब विकस की आंखें खुलती हैं तो वह अस्पताल में भर्ती था और एक डॉक्टर उसके हाथ की पट्टी को काट रहा था जो एलियन के हमले के बाद विकस ने लगवाई थी। डॉक्टर जैसे ही उसके हाथ की पट्टी को काटता है तो वहाँ का नजारा देखकर वह दंग रह जाता है, क्योंकि विकस का हाथ अब एलियन के हाथ में बदल गया था। डॉक्टर तुरंत बाहर जाकर एमएनयू को इसकी खबर देता है, जिसके बाद एमएनयू के सोल्जर्स वहाँ आकर विकस को जबरदस्ती पकड़कर एमएनयू के एक सीक्रेट रिसर्च लैब में ले जाते हैं, जहाँ साइंटिस्ट एलियंस को चीर फाड़ करके उन पर रिसर्च कर रहे थे। दरअसल एमएनयू के साइंटिस्ट्स कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहते थे जिससे इंसान भी एलियंस के हथियार चला सके, क्योंकि वह हथियार काफी ताकतवर थे मगर वह केवल एलियन के डीएनए से ही एक्टिवेट होते थे, इसलिए वे एलियंस को चीर फाड़ करके उनके डीएनए को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब विकस का जो हाथ एलियंस की तरह हो गया है, उस हाथ से साइंटिस्ट एलियन का एक हथियार चलवाते हैं और वो हथियार चल जाता है, जिससे एमएनयू की टीम बहुत खुश होती है और वह डिसाइड करते हैं कि ये विकस के शरीर के अंदर के सारे बॉडी पार्ट्स निकाल कर सरकार को देंगे और उस पर रिसर्च करेंगे। मगर उन्हें यह काम जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर विकस पूरी तरह से एलियन बन गया तो उसके बॉडी पार्ट्स किसी काम के नहीं रहेंगे। विकस उनकी सारी बातें सुन रहा था क्योंकि वह पूरी तरह से होश में होता है और जैसे ही डॉक्टर उसका दिल निकालने के लिए उसकी छाती को काटने वाला होता है तब विकस डॉक्टर पर हमला करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि एक आधा एलियन और आधा इंसान हॉस्पिटल से भाग गया है। विकस अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वह जहाँ भी जाता है लोग उसे पहचान लेते हैं, जिससे परेशान होकर वह डिस्ट्रिक्ट 9 में पहुंच जाता है, जहाँ पर कुछ घर सरकार ने बंद कर दिए थे जिनमें पहले एलियंस रहते थे, और वो वहाँ जाकर छुप जाता है। जिसके बाद वो अपनी वाइफ को फोन करता है और उसे बताता है कि ये सब उसके साथ कैसे हुआ उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब उसकी वाइफ उसे कहती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती और ना ही वो कभी उससे मिलना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि विकस ने किसी एलियन के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। दरअसल ये बात उसे उसके डैड ने बताई होती है, जो विकस के फादर इन लॉ होने के साथ साथ एमएनयू कंपनी में उसके सीनियर भी होते हैं। ये सब सुन
सुनकर विकस बहुत दुखी हो जाता है। अब उसका जो हाथ एलियन के हाथ की तरह बन गया है, वह उस हाथ को कुल्हाड़ी से काटने का फैसला करता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाता। मगर फिर भी वह जैसे तैसे करके एक उंगली काट देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी उसे वहां पर आर्मी के कुछ हेलीकॉप्टर आते हुए दिखाई देते हैं, जो उसे ही पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं, और विकस उन्हें देखकर भागने लगता है। वो अपने ही लोगों से छिप रहा होता है, जो कुछ दिन पहले उसके ही नीचे काम किया करते थे, और वो छुपते छुपते एक घर में पहुंच जाता है, जहां क्रिस्टोफर पहले से ही उस घर में मौजूद होता है। तभी विकस क्रिस्टोफर से कहता है कि मुझे यहाँ छिपने दो, नहीं तो वह लोग मुझे मार देंगे। मगर क्रिस्टोफर उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन उतने में ही विकस बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जिसके बाद क्रिस्टोफर विकस को उसी घर के नीचे एक सीक्रेट जगह में छिपा देता है, और जब विकस की आंख खुलती है तो क्रिस्टोफर विकस से पूछता है कि वो स्प्रे की बोतल कहाँ है जो तुम ले गए थे, क्योंकि क्रिस्टोफर को पता होता है कि वो स्प्रे की बोतल विकस के पास है। वह विकस को बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या हुआ है और मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, पर इसकी मेडिसिन हमारी मदरशिप पर है, जो ऊपर आसमान में है, और जिस जगह पर अभी हम सब हैं ये एक तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जिससे हम ऊपर स्पेसशिप पर जा सकते हैं, पर इसे चलाने के लिए उन्हें उस स्प्रे की बोतल चाहिए। दरअसल ये वही कमांड सेंटर होता है जो शुरुआत में उस मदरशिप से अलग होकर जमीन पर गायब हो गया था। विकस उसे कहता है कि वो स्प्रे की बोतल मेरे पास नहीं है, हम उसे दोबारा बना लेंगे। तब क्रिस्टोफर बताता है कि उसे बनाने में हमें 20 साल लगे थे और उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। विकस जानता है कि वो स्प्रे की बोतल इस समय MNU की बिल्डिंग में छुपा कर रखी गई है, और वहां जाने का मतलब मौत है, इसलिए विकस मना कर देता है कि मुझे नहीं पता कि वो बोतल कहाँ है। मगर क्रिस्टोफर उसे बताता है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि अगर तुम पूरी तरह से एलियन बन गए तो तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगे। ये सुनते ही विकस उस स्प्रे की बोतल लाने के लिए मान जाता है, लेकिन वहां पर बिना हथियारों के जाना असंभव था, और इन एलियन के पास कोई भी हथियार नहीं होते, क्योंकि इनके सारे हथियार सरकार ने जब्त कर लिए होते हैं। लेकिन अभी भी एक जगह पर इन्हें एलियंस के हथियार मिल सकते हैं, और वो है ओबे सांजो के पास। विकस तुरंत ओबे सांजो के अड्डे पर जाता है और वो उनसे हथियार की डिमांड करता है, लेकिन वो विकस को पहचान लेते हैं कि ये वही इंसान है जो आधा एलियन है, क्योंकि ये बात पूरे देश में फैल गई होती है कि विकस ने एलियन के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, इसलिए वह एलियन बनता जा रहा है। ओबे सांजू को लगता था कि अगर वह विकस का एलियन वाला हाथ खाएगा तो उसके अंदर भी एलियन की शक्ति आ जाएगी और वह भी एलियंस के हथियार चला पाएगा, इसलिए वह अपने साथियों को विकस का एलियन वाला हाथ काटने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी विकस के हाथ उन एलियंस का हथियार लग जाता है, जिसके बाद विकस ओबे सांजो के कई आदमियों को मार देता है और उनके सारे हथियार लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद विकस और क्रिस्टोफर दोनों MNU के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जहां एलियंस के हथियारों की मदद से वहां धमाका करके कई सिक्योरिटी फोर्स को मार देते हैं और लैब के अंदर घुस जाते हैं, जहां कई सारे कटे हुए एलियंस को रखा गया था, और वह दोनों वहां पर स्प्रे ढूंढने लगते हैं, जहां से उन्हें वह स्प्रे की बोतल मिल जाती है, और वो दोनों उस बोतल को लेकर वहां से निकल जाते हैं। पर अब भी इन दोनों को पकड़ने के लिए MNU की पूरी फोर्स इनका पीछा कर रही होती है। इसके बाद विकस और क्रिस्टोफर दोनों वापस उसी घर में पहुंच जाते हैं, जहां जमीन के नीचे उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, और जिसके बाद विकस क्रिस्टोफर से पूछता है कि जब हम मदरशिप पर पहुंच जाएंगे तो मेरा हाथ ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। तब क्रिस्टोफर उसे बताता है कि 3 साल। ये सुनते ही विकस परेशान हो जाता है और क्रिस्टोफर से पूछता है कि इतना समय क्यों लगेगा। तब वह उसे बताता है कि पहले मुझे अपने लोगों को बचाना होगा, क्योंकि मैं अपने लोगों को साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं बनने दूंगा। दरअसल जिस लैब से ये लोग वह फ्लूइड की बोतल लेकर आए होते हैं, वहां पर क्रिस्टोफर ने अपने साथियों की कटी हुई बॉडी को देखा होता है, जिस पर MNU के लोग रिसर्च कर रहे होते हैं। इसलिए क्रिस्टोफर विकस से कहता है कि हमें जल्दी अपने घर वापस जाना होगा, नहीं तो ये लोग हमारे सभी साथियों को मार देंगे। तब विकस कहता है कि तो मेरा क्या होगा, जिस पर क्रिस्टोफर बताता है कि मैं वादा करता हूँ कि 3 साल बाद मैं वापस आऊंगा और तुम्हें ठीक कर दूंगा। ये सुनते ही विकस गुस्सा हो जाता है और बंदूक से क्रिस्टोफर के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद विकस उस लिक्विड की बोतल को लेकर बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है। वहाँ क्रिस्टोफर का बेटा भी मौजूद था और उसे भी इस पूरे प्रोजेक्ट की पूरी नॉलेज होती है। इधर MNU की टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वही क्रिस्टोफर भी अब तक होश में आ चुका होता है। MNU की टीम क्रिस्टोफर को धमकाते हुए विकस के बारे में पूछती है। इस पर क्रिस्टोफर उसे नीचे कमांड मॉड्यूल की ओर इशारा करता है, जिसके बाद MNU का कर्नल उस मॉड्यूल को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वह नहीं खुलता। जिसके बाद कर्नल ने क्रिस्टोफर को धमकाते हुए उस मॉड्यूल को खोलने को कहा, लेकिन क्रिस्टोफर उसे नहीं खोलता, क्योंकि उसने अगर उस मॉड्यूल को खोला तो MNU की टीम उसके बेटे को भी पकड़ लेगी। वहीं नीचे विकस उस लिक्विड की बोतल को क्रिस्टोफर के बेटे को देता है, जिसे क्रिस्टोफर का बेटा उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में फिट करता है। जिसके बाद एक चेयर पीछे आती है और विकस उस चेयर पर बैठकर उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वहाँ पूरी जमीन हिलने लगती है और कुछ ही पलों में उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट
जमीन को फाड़कर हवा में उड़ने लगता है। विकस उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मदरशिप की ओर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी MNU की टीम मिसाइल से उस पर हमला कर देती है और एक मिसाइल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लग जाती है, जिससे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बेकाबू होकर सीधा जमीन पर आ गिरता है, जिससे विकस पूरी तरह घायल हो जाता है और आखिरकार MNU की टीम उसे पकड़ लेती है। वह विकस और क्रिस्टोफर को गिरफ्तार करके वापस MNU की लैब में ले जाने लगते हैं, पर क्रिस्टोफर का बेटा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में ही छिप गया था, जिस वजह से वह बच जाता है। वहीं विकस को अब सब कुछ खत्म सा लगने लगा था, पर तभी ओबे सांजो के आदमी MNU की टीम पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उनको ओबे सांजो ने विकस को पकड़कर लाने के लिए भेजा था ताकि वह विकस का मांस खा सके। उसके साथ ही विकस को MNU की टीम से छुड़ाकर ओबे सांजो के अड्डे पर ले आते हैं। अब यह लोग विकस का हाथ काटने ही वाले होते हैं कि तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है और सभी के सभी वहीं ढेर हो जाते हैं। यह हमला उनके पीछे खड़े एलियन रोबोट ने किया था, जिसे ओबे सांजो ने कैट फूड के बदले एलियंस से छीन लिया था। इस रोबोट को कमांड मॉड्यूल से क्रिस्टोफर का बेटा कंट्रोल कर रहा था। वह रोबोट की मदद से ओबे सांजो और उसके सारे आदमियों को खत्म कर देता है। इसके बाद वह उस रोबोट का पायलट सेक्शन खोल देता है। विकस को बचाने के बाद क्रिस्टोफर का बेटा मदरशिप को एक्टिवेट करता है, जिससे मदरशिप घूमना शुरू हो जाती है। 20 सालों बाद वह मदरशिप अपनी जगह से हिला था, इसलिए सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। इधर विकस भी उस रोबोट में बैठकर वहां से भागने लगता है। MNU की टीम उस पर फायरिंग करती है, पर उस पर गोलियों का उतना असर नहीं होता। इधर कर्नल के आदमी क्रिस्टोफर को पकड़कर उसे मार रहे होते हैं, तभी विकस वापस आता है और कर्नल के आदमियों को मारकर क्रिस्टोफर को बचा लेता है और उसे MNU की फोर्स से बचाते हुए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की ओर ले जाने लगता है। इस दौरान कर्नल की टीम लगातार उस रोबोट पर हमला करती है, जिससे वह रोबोट कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन फिर भी विकस क्रिस्टोफर को जैसे तैसे करके उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचा देता है। क्रिस्टोफर विकस को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन विकस मना कर देता है, क्योंकि वह MNU की टीम को रोक कर नहीं रखता तो क्रिस्टोफर और उसका बेटा मदरशिप पर कभी नहीं पहुंच पाते। क्रिस्टोफर ने जाते जाते वादा किया कि वो 3 साल बाद जरूर वापस लौटेगा और उसे फिर से इंसान बना देगा, जिसके बाद क्रिस्टोफर अपने बेटे के साथ उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उस मदरशिप से अटैच कर देता है। वहीं नीचे विकस अभी भी उन सब से लड़ रहा होता है और लगभग सबको मार देता है। तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और वो रोबोट से बाहर निकल जाता है, क्योंकि रोबोट अब पूरी तरह से खराब हो चुका था। तभी वहाँ कर्नल आता है, जो देखता है कि विकस अब आधा इंसान और आधा एलियन बन चुका है, और वो जैसे ही विकस को गोली मारने वाला होता है तभी वहाँ पर दूसरे एलियंस आ जाते हैं और वो कर्नल को एक ही झटके में उसके हाथ, पैर और सर को धड़ से अलग कर देते हैं। जिसके बाद क्रिस्टोफर और उसका बेटा अपने मदरशिप को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और अब वह विकस और अपने लोगों को बचाने के लिए आएंगे या नहीं, ये किसी को नहीं पता। इस दिन के बाद विकस को कभी किसी ने नहीं देखा। कुछ लोगों का मानना था कि विकस मर चुका है और कोई कहता है कि वो MNU के कब्जे में है, और अंत में हम देखते हैं कि विकस आज भी जिंदा है और वो पूरी तरह से एक एलियन बन चुका है और वह इसी उम्मीद के सहारे जी रहा था कि एक न एक दिन क्रिस्टोफर पृथ्वी पर वापस जरूर आएगा और उसे फिर से ठीक कर देगा। विकस उसी दिन का इंतजार करते हुए डिस्ट्रिक्ट 9 में अपने दिन काट रहा है और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।